तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का, ये आज का जो है लास्ट लेक्चर हो सकता है या इसके बाद एक लेक्चर और हो सकता है कि इस चैप्टर में हो। तो ये जो चैप्टर है आपका वो 5 से 6 लेक्चर में ख़त्म हो गया है, हो जाएगा 2 लेक्चर और लेने के बाद, जो कि 1 महीने का जो है पूरा चैप्टर है। अगर इसे डिटेल में तो आपको हर एक चीज़ बताया ही गया है, लेकिन तरीका अलग है, ठीक है। जिस कारण से आपका 5 क्लास में ही ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, जो क्लास कम से कम 15 से 20 क्लास जिस चैप्टर में लगता है। तो चलिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यहाँ अभी जो है पिछले क्लास तक हम लोगों ने निषेचन के बारे में पढ़ लिया था, निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है बीज के बारे में, सीड के बारे में, ठीक है। बीज के बाद हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सीड होता है, जो बीज होता है, इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसी को हम लोग टाइजेलम बोलते हैं, हिंदी में इसको भ्रूणीय अक्ष बोला जाता है। और दूसरा पार्ट होता है इसमें कोटिलेडन, यानी कि बीज पत्र, ठीक है। तो किसी भी बीज में 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है भ्रूणीय अक्ष और दूसरा होता है बीज पत्र। अब देखिए, ये जो भ्रूणीय अक्ष है या जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक्सिस से आप समझ रहे होंगे, जैसे आप लोग एक्स एक्सिस जानते हैं और वाई एक्सिस जानते हैं, मतलब एक सीधा लाइन, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो लाइन है वो आपका वाई एक्सिस की तरह है, मतलब सीधा है। आपको पता चलेगा आगे। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइजेलम, जिसको भ्रूणीय अक्ष हम लोग कहते हैं, इसको भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट होता है इसमें, एक होता है इपिकोटाइल और दूसरा होता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। इपिकोटाइल को हम लोग बीज पत्रोपरिक बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्रोपरिक। और हाइपोकोटाइल को बोलते हैं हम लोग बीज पत्राधार, ठीक है। अब देखिए, इस वर्ड से आपको कुछ समझ में आएगा। ईपी का मतलब क्या होता है, ईपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। ईपी का मतलब ईपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे होता है। तो ये ऊपर और नीचे शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये आपको यहाँ से अभी पता चलेगा जस्ट, ठीक है। और साथ ही कोटाइल, कोटाइल से यहाँ पर मतलब है कोटिलेडन का, ठीक है, बीज पत्र का। तो बीज पत्रोपरिक एपिकोटाइल को कहते हैं और बीज पत्राधार हम लोग हाइपोकोटाइल को कहते हैं। अब देखिए, ये जो बीज पत्रोपरिक है ये बीज पत्र से ऊपर होता है। अभी मैंने आपको कहा ईपी मतलब ऊपर, तो ऊपर का मतलब क्या कि बीज पत्र से ऊपर है, ठीक है। तो ये जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में यहाँ पर क्या होता है, बीज पत्र होता है। क्या होता है, बीज पत्र, यानी कोटिलेडन होता है। तो जो एपिकोटाइल है वो बीज पत्र से ऊपर होता है, ठीक है। ये जो बीज पत्र है इससे ऊपर, इधर कहीं जो है एपिकोटाइल होगा। और हाइपोकोटाइल जो है वो बीज पत्र से नीचे होता है, ये बीज पत्र है इसके नीचे, इधर कहीं जो है वो क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। तो यही मैंने आपको कहा था, एपी मतलब आपको ऊपर याद रखना है और हाइपो मतलब नीचे याद रखना है। किससे ऊपर और किससे नीचे, कोटिलेडन यानी कि बीज पत्र से ऊपर और नीचे। अब देखिए कि जो एपिकोटाइल है वो एंड कहाँ होता है, वो खत्म होता है प्लूम्यूल पर, यानी कि परांकुर पर, ठीक है। परांकुर पर ये खत्म होता है, यानी एपिकोटाइल के नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं, या इसको हम लोग परांकुर बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, हाइपोकोटाइल का ये पार्ट तो है ये हाइपोकोटाइल, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलांत शिरा, यानी कि इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। तो आप एक बात बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि एपिकोटाइल खत्म होता है प्लूम्यूल पर और हाइपोकोटाइल खत्म होता है रेडिकल पर। एपिकोटाइल बीज पत्र से ऊपर होता है और हाइपोकोटाइल यानी बीज पत्राधार जो है बीज पत्र से नीचे होता है। ये 2 बात आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं किधर, तो कोटिलेडन की तरफ, बीज पत्र, ठीक है। तो बीज पत्र के बारे में अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये क्या था, बीज पत्र था। तो देखिए, बीज पत्र जो है ये 2 तरह का हो सकता है ना, 2 टाइप का हो सकता है, या किस आधार पर, संख्या के आधार पर। तो देखिए, अगर बीज पत्र की संख्या 2 हो, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है बीज पत्र की संख्या कितनी है, 2 है। तो बीज पत्र की संख्या यदि 2 हो तो उसे हम लोग डाइकोट बोलते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री बोलते हैं।
और यदि बीज पत्र की संख्या सिर्फ एक हो तो उसे हम लोग मोनोकोट बोलते हैं, यानी कि एक बीज पत्री बोलते हैं। और मोनोकोट में जो वो एक बीज पत्र होता है उसको खास नाम से हम जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, तो कोटिलेडन या तो डाइकोट हो सकता है या तो मोनोकोट हो सकता है, द्विबीजपत्री हो सकता है कोई भी बीज, या एक बीज पत्री हो सकता है, निर्भर करता है कि उसमें बीज पत्र की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये मोनोकोट सीड यानी कि एक बीज पत्री का ये जो है फिगर है। ये इस एक बीज पत्री फिगर में देखिए ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ये क्या चीज़ है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, ये सीधा सा जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी कि भ्रूणीय अक्ष है। अब इस भ्रूणीय अक्ष का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, पहले तो ये देख लीजिए ये क्या चीज़ है, ये कोटिलेडन है। तो कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, बीज पत्र से ऊपर क्या होता है, बीज पत्रोपरिक होता है, यानी कि इस कोटिलेडन से जस्ट ऊपर वाला ये जो भाग है ये एपिकोटाइल है, यानी बीज पत्रोपरिक है। और इस कोटिलेडन से जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसके ठीक नीचे हाइपोकोटाइल होता है। तो ये नीचे वाला, इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है ये क्या चीज़ है, हाइपोकोटाइल है, यानी कि बीज पत्राधार है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एपिकोटाइल होता है वो कहाँ ख़त्म होता है, वो प्लूम्यूल पर ख़त्म होता है, यानी कि प्रांकुर पर। जो बीज पत्रोपरिक है वो प्रांकुर पर ख़त्म होता है। तो ये एपिकोटाइल है, इसके जस्ट ऊपर देखिए ये ख़त्म हो रहा है। एपिकोटाइल किस पर, प्लूम्यूल पर। और हाइपोकोटाइल के बारे में मैंने बताया कि हाइपोकोटाइल कहाँ ख़त्म होता है, बीज पत्राधार, ये ख़त्म होता है रेडिकल पर। ठीक है, तो रेडिकल पर यानी मूलांत सिरा पर ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इतना बात जो आपको बताया गया था वो सब यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है, देखिए ये जो आपका रेडिकल है, ठीक है, इस रेडिकल के ऊपर एक रूट कैप होता है, यानी मूलांत गोप इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, रेडिकल के नीचे टोपी की तरह जो आप देख रहे हैं इसको रूट कैप यानी कि मूलांत गोप कहते हैं। इस रूट कैप में बहुत सारा ऐसा कोशिका होता है जो बार बार विभाजन करके यहाँ से जड़ का निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए, ये रूट कैप दोनों में होंगे, मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होंगे। लेकिन देखिए मेन डिफरेंस आपको क्या नज़र आएगा यहाँ पर। चलिए एक बार चलते हैं, ये क्या है, डाइकोट का जो है सीड है, द्विबीजपत्री का है। इसमें देख लीजिए आप, इसमें भी आपको जो है एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लूम्यूल है ये, और इसके नीचे जो ये है ये रेडिकल है। रेडिकल के नीचे ये क्या चीज़ है, रूट कैप है। ठीक है, मूल गोप है। तो देखिए इसमें और इसमें आपको बस एक अंतर नजर आएगा, वो अंतर आप बिल्कुल याद रखिएगा। मोनोकोट में जो है इस रूट कैप के ऊपर भी एक टोपी लगा हुआ है। ठीक है, मोनोकोट में इस रूट कैप के ऊपर भी एक टोपी लगा हुआ है, जिस टोपी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ मोनोकोट एक बीजपत्री में रूट कैप के ऊपर भी एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, मूलांकर चोल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आपका क्वेश्चन आए 1 नंबर का तो क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्लूम्यूल के ऊपर एक और टोपी लगा हुआ होता है, इसको हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल और रेडिकल रूट कैप के नीचे कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, प्रांकुर चोल और मूलांकर चोल, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं जो सिर्फ मोनोकोट में एक बीजपत्री में होते हैं। ये दोनों चीज़ जो है वो इसमें नहीं होते हैं, डाइकोट में नहीं होते हैं। तो जब आप बीज के प्रकार पढ़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट, तो वहाँ पर भी आपको जो है ये बात बताया जाएगा कि एक बीजपत्री में बीजपत्र की संख्या सिर्फ 1 होती है, द्विबीजपत्री में बीजपत्र की संख्या 2 होती है। ठीक है, पहला ये अंतर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। दूसरा ये कहा जाएगा कि इसमें कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होता है मोनोकोट में एक बीजपत्री में, लेकिन इसमें कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा नहीं होता है। ये दूसरा अंतर। तो इस तरह से जो है यहाँ का आधार बनाकर हम सीड का जब प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये हमारा काम आने वाला है। तो चलिए, इस बीज के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया कि बीज में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है टाइजेलम भ्रूणीय अक्ष और दूसरा होता है क्या चीज़, कोटिलेडन। ठीक है, भ्रूणीय अक्ष में आपको जो है बीजपत्र के ऊपर एपिकोटाइल, बीजपत्र के नीचे हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल खत्म होता है प्लूम्यूल पर और हाइपोकोटाइल खत्म होता है रेडिकल पर।
ठीक है। रेडिकल के नीचे भी एक टोपी है जिसको हम लोग रूट कैप यानी कि मुलांत सिरा कहते हैं। तो ये सब तो हर एक में पाया जाएगा, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। लेकिन डाइकोट में एक अंतर हो जाता है कि रूट कैप के नीचे एक और टोपी पहना दिया जाता है जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, और प्लूम्यूल के ऊपर एक और टोपी होता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। बस यही अंतर है, इतना आप याद रखिए, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाने वाला है। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोग देखते हैं किस चीज़ को, अब टाइप ऑफ सीड देखते हैं। बीज के प्रकार के कितने तरह के बीज होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया अभी मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं कुछ, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए तो अब हम देखते हैं आगे के टॉपिक को। तो आपके सामने देख रहे हैं बीज के प्रकार हैं, बीज के प्रकार यानी टाइप ऑफ सीड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बीज के जो प्रकार होते हैं उसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन एक जो उसका आधार है वो है बीज पत्र की संख्या के आधार पर, ठीक है ना, बीज पत्र की संख्या के आधार पर। और दूसरा हमारा क्या चीज़ है, भ्रूणपोष के आधार पर। तो बीज पत्र की संख्या के आधार पर तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बीज पत्र किसी में जो है 2 होता है और किसी में 1 होता है। एक को डाइकोट बोलते हैं, दूसरे को मोनोकोट बोलते हैं। तो पहले ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, यहाँ पर थोड़ा और कुछ बातें जान लेंगे। देखिए डाइकोट यानी द्विबीजपत्री और मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री। तो डाइकोट वो होते हैं जिसमें बीज पत्र की संख्या 2 होती है, और मोनोकोट वो होते हैं जिसमें बीज पत्र की संख्या 1 होती है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ और डिफरेंस, कुछ और अंतर पूछ सकता है आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में। तो देखिए पहला अंतर तो यही है कि बीजपत्र इसमें 2 है, इसमें 1 ही है। दूसरा अंतर है कि भ्रूणीय अक्ष की जो स्थिति होती है वो बीच में होती है। यानी अगर हम डाइकोट में देखते हैं तो डाइकोट में जो कोटिलेडन होता है ये बिल्कुल बीच में उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इधर वाला भ्रूणीय अक्ष और इधर वाला भ्रूणीय अक्ष समान दिखता है, ठीक है। तो भ्रूणीय अक्ष की स्थिति बीच में हो जाती है। बीच में क्यों हो जाती है, क्योंकि जो कोटिलेडन है वो बिल्कुल बीच में उपस्थित है। तो बीच में जब ये उपस्थित होगा तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में ये दिखेगा, तो वही कहा जा रहा है। तीसरा आपको डिफरेंस जो अंतर है वो है कि प्रांकुर और मूलांत सिरा नगण्य होते हैं। जो प्रांकुर और मूलांत सिरा, जो प्लूम्यूल और रेडिकल है वो नगण्य होते हैं। नगण्य होने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो है कोलियोप्टाइल या कोलियोराइजा नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसका जो प्रकार है, प्रकार में ये ज़्यादातर जो है ये मतलब मिक्स होते हैं। ये कहने का मतलब ये एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं। कुछ द्विबीजपत्री एल्ब्यूमिनस होते हैं और कुछ बीजपत्री गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं। अब ये एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस क्या होता है ये मैंने आपको बताया है कि जिसमें अगर भ्रूणपुष्प बचा रह जाए और जिसमें भ्रूणपुष्प खत्म हो जाए, उस आधार पर मैंने आपको बताया है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था, आपका जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए उसके बाद मोनोकोट की बात करते हैं तो एकदम उल्टा हो जाएगा। बीजपत्र यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 ही होगा। भ्रूणीय अक्ष की स्थिति बीच में थी, लेकिन यहाँ पर भ्रूणीय अक्ष की स्थिति किनारे में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कोटिलेडन है यानी कि ये जो बीजपत्र है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक भाग छोटा हो जाता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस का दूसरा भाग जो है वो बड़ा हो जाता है, या ये बीच में नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलिए तीसरा जो डिफरेंस है वो यही है कि प्रांकुर चोल और मूलांकर चोल, ठीक है, से ढका होता है। इसमें एक चीज छूट गया, चलिए आप सुन लीजिए कि प्रांकुर जो है वो प्रांकुर चोल से, ठीक है, और मूलांत सिरा जो है वो मूलांकुर चोल से ढका होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कोलियोप्टाइल और कोलियोराइज जैसी संरचना पाई जाती है। सबसे अंत सिरा में जो टोपीनुमा संरचना होता है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, वो यहाँ पाया जाता है मोनोकोट में। क्लियर है। अब मोनोकोट जो है वो ज़्यादातर जो है वो एल्ब्यूमिनस होते हैं। ज़्यादातर मोनोकोट एक बीजपत्री एल्ब्यूमिनस होते हैं। कहने का मतलब कि इसके बीज में भ्रूणपोष बचा रहता है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं भ्रूणपोष के आधार पर। तो भ्रूणपोष के आधार पर हमारा 2 सीड हो सकता है, एक हो सकता है एल्ब्यूमिनस और दूसरा हो सकता है गैर एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस यानी एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, इस दोनों में अंतर देखते हैं हम।
तो देखिए एल्ब्यूमिनस सीड वही होता है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो बिल्कुल हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें सारा वीडियो जो क्रैश कोर्स का हुआ है वो सारा वीडियो अवेलेबल है। पूरा वीडियो देखिए, एकदम शानदार, बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाएंगे। तो चलिए बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस की, तो भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है कि बीज में भ्रूण बनते हैं और भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। क्लियर है? तो कभी कभी क्या होता है कि ये भ्रूण जो है पूरा का पूरा पोषण जो है वो इससे ले लेता है, मतलब इसको ग्रोथ करने के लिए सारा इसका भ्रूणपोष का सारा जो है भ्रूणपोष ये खा लेता है, भ्रूण विकसित हो रहा भ्रूण। तो यहाँ पर भ्रूणपोष नहीं बचता है, और जहाँ पर भ्रूणपोष नहीं बचता है तो वहाँ पर हम उस बीज को बोलते हैं क्या चीज़, उसको बोलते हैं गैर एल्ब्यूमिनस। लेकिन कुछ और कंडीशन है कि कुछ बीज में इस भ्रूण के द्वारा सारा भ्रूणपोष इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस स्थिति में यहाँ पर भ्रूणपोष कुछ बच जाते हैं, तो वैसे बीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए, एल्ब्यूमिनस जो है इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है और गैर एल्ब्यूमिनस में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए कि एल्ब्यूमिनस का जो बीज पत्र होता है, जो कोटिलेडन होता है, वो कैसा होता है, पतला होता है, बिल्कुल पतला होता है, पत्ते की तरह होता है ना, पत्ते की तरह। और जब हम गैर एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं तो इसका जो बीज पत्र है वो कैसा होता है, वो मोटा होता है और गुद्देदार होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, गुद्देदार होता है और ये मोटा होता है। चलिए, तीसरा नंबर में है कि भोजन भ्रूणपोष में जमा रहता है जो बीज अंकुरण में मदद करता है। अब देखिए जो बीज है, जो ये बीज है जिसको अंकुरण करना है, मतलब यहाँ से जो है छोटा सा प्लांट इसको निकालना है, जो प्लांट बाद में बड़ा हो जाएगा उसको बीज अंकुरण कहते हैं। तो बीज अंकुरण के लिए क्या चाहिए, इसको जो है बीज को भोजन चाहिए। ठीक है, भोजन चाहिए। शुरुआती समय में वो भोजन कहाँ से मिलता है, तो वो भोजन भ्रूणपोष में जो भोजन बच जाता है, भ्रूणपोष में भोजन उपस्थित है, भ्रूणपोष उपस्थित है, तो भ्रूणपोष में ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, भोजन होता है। उस भ्रूणपोष के भोजन को बीज अंकुरण के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। तो जब बीज अंकुरण होता है तो बीज क्या करता है, इस भ्रूणपोष से भोजन लेता रहता है और उसकी मदद से बीज अंकुरण हो जाता है। ठीक है, तो भोजन भ्रूणपोष में मौजूद होता है जो बीज अंकुरण में मदद करता है। अब इसका उदाहरण देखिए, तो ज़्यादातर एक बीजपत्री, ज़्यादातर जो एक बीजपत्री होता है, ठीक है ना, जो ज़्यादातर एक बीजपत्री होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था मोनोकोट, मोनोकोट में ज़्यादातर एल्ब्यूमिनस, तो एल्ब्यूमिनस में ज़्यादातर मोनोकोट, तो ज़्यादातर एक बीजपत्री जो है वो एल्ब्यूमिनस होते हैं। कहने का मतलब कि ज़्यादातर एक बीजपत्री के बीजपत्र में भ्रूणपोष उपस्थित होता है। क्लियर? चलिए, अब गैर एल्ब्यूमिनस, तो गैर एल्ब्यूमिनस की जब हम बात करते हैं तो गैर कहता है ना कि हम गैर हो गए। गैर होने का मतलब क्या चीज़, हम आपसे जुदा हो गए, है ना। तो जुदा हो गए, तो जुदा आप लोगों को नहीं होना है हमसे, बस देखते रहिए, बने रहिए। तो देखिए गैर एल्ब्यूमिनस जो है ये अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, बीज पत्र मोटा एवं गुद्देदार होता है। इसमें पतला होता था, पत्तेदार होता था, पत्ती की तरह, और इसमें मोटा होता है और गुद्देदार होता है, गुद्दा होता है ना। चलिए, भोजन जो है वो बीज पत्र में जमा रहता है। यहाँ पर भोजन भ्रूणपोष में जमा रहता था, लेकिन यहाँ पर तो भ्रूणपोष बचा ही नहीं, लेकिन बीज अंकुरण के लिए बीज को भोजन तो चाहिए, तो वो भोजन बीज पत्र में ही जमा रहता है। उसी बीज पत्र से जो है बीज को भोजन मिलता है ताकि वो बीज अंकुरण कर सके। अब देखिए कि गैर एल्ब्यूमिनस में कुछ एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री, यानी कि ये मिक्स है। कुछ एक बीजपत्री में भी कुछ एक बीजपत्री भी ऐसे होते हैं जो गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं, और कुछ द्विबीजपत्री भी ऐसे होते हैं जो गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल आप बिल्कुल सेट कर लीजिए माइंड में, ये तो भूलने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। जितना भी पल्स होता है, पल्सेस मतलब समझते हैं, दाल, जितना भी दाल होता है, दहलन होता है, दहलन में सभी के सभी जो है आपके वो गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं। दहलन, सभी के सभी दहलन जो है वो गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं। ये बात बिल्कुल एकदम 100% ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो गैर एल्ब्यूमिनस में सभी दहलन जो है वो गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं। और ऑल सीरियल समझते हैं, नहीं समझते हैं, चावल, गेहूँ, ये सब जो है ये सीरियल्स कहलाते हैं। तो सारे के सारे सीरियल्स जो है वो एल्ब्यूमिनस होते हैं। समझ में आ गया?
चलिए, तो यहाँ से आपका जो है बीज का प्रकार हो गया, टाइप ऑफ सीड हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फल। ठीक है, फल पढ़ेंगे, फल के परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो मैंने आपको बीज का परिभाषा बताया ही नहीं, तो बस थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि बीज का परिभाषा, बीज हम किसको कहते हैं, तो बीज जो है एक निषेचित बीजांड है। सिंपल अगर परिभाषा बोला जाए तो बीज जो है वो निषेचित बीजांड है। बीजांड कहने का मतलब जो ओव्यूल होता है, ठीक है, निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यही किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है, बीज में। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो बीज है वो निषेचित बीजांड है। बीजांड का निषेचन हो गया तब बीज बन गया, तो ये क्या है, निषेचित बीजांड है। ठीक है, चलिए ये हो गया बस उसका परिभाषा। अब चलिए टाइप ऑफ सीड भी हो गया। अब चलते हैं हम फल की तरफ, एकदम बढ़िया बढ़िया फल, रसदार फल सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट एकदम स्क्रीनशॉट मारिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो आपने अभी बीज के बारे में पढ़ लिया, अब हम चलते हैं फल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रूट जो होता है, जो फल होता है, फल और उसके प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फल की परिभाषा क्या होती है। आपसे कोई पूछेगा फल किसे कहते हैं, तो आप ये मत बोलिएगा कि जो खाने में मीठा लगता है और खाने का बहुत मन करता है और जो बहुत टेस्टी होता है उसको फल कहते हैं। एगो विद्यार्थी यही लिख के आया था परीक्षा में, है ना, तो आपको ये काम नहीं करना है। तो फल का मतलब होता है पका हुआ अंडाशय। ठीक है, जो ओवरी होता है, आप लोगों को पता है, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है, निषेचन। ठीक है, ये ओवरी है, इसके अंदर में क्या है, बीजांड है। तो ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, इस पर क्या होता है, फाइटो हार्मोन आता है। फाइटो हार्मोन क्या है, तो ये जो है एक प्लांट के द्वारा निकलने वाली ये सब हार्मोन है, जो प्लांट के विकास में अलग अलग कामों में जो है मदद करती है, फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन की हेल्प से ही ये जो क्या चीज़ है, ओवरी है, अंडाशय है, ये क्या होता है, पक जाता है। जब तक वो हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक ये अंडाशय पकेगा नहीं, तब तक ये फल बनेगा नहीं। तो ये पका हुआ अंडाशय है जो फाइटो हार्मोन की सहायता से बनता है। फाइटो हार्मोन निकलने के बाद ही ये फल, सामान्यतः ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए फल के प्रकार में हम देखेंगे तो आपके सामने देखिए ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, फ्लेसी फ्रूट है। लेकिन देखिए फल का प्रकार सिर्फ इतना ही नहीं होता है, फल का बहुत सारा प्रकार होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे आगे की क्लास में, इंटर के बाद आपको ग्रेजुएशन में यदि पढ़ना हो तो आपको देखेंगे कि फल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उतना हमको नहीं जाना है, जितना एनसीईआरटी में दिया है और जितना आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है उतना हमको जान लेना है। तो सबसे पहले ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल किसको कहते हैं। ट्रू फ्रूट, ट्रू मतलब क्या होता है, सच्चा, वास्तविक। तो जो सिर्फ अंडाशय से निर्माण होता है, वह फल जिसका अंडाशय से सिर्फ निर्माण होता है, क्योंकि फल की परिभाषा ही यही है कि ये पका हुआ अंडाशय है जो अंडाशय से बनता है। तो सिर्फ अंडाशय से बनने वाले फल को हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे, यानी वास्तविक फल बोलेंगे। तो ज़्यादातर जो फल होते हैं वो वास्तविक फल ही होते हैं, जैसे कि आम, लीची, ये सभी क्या है, वास्तविक फल है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कहने का मतलब आभासी फल। तो आभासी फल जो है, जो फॉल्स फ्रूट है, ये आभास होता है, संदेह है इसमें, आभास होता है कि ये फल है कि नहीं है। तो ये फल है, लेकिन फल के कैटेगरी में ही रखेंगे इसको, लेकिन ये फल आभासी फल है, फॉल्स फ्रूट है। देखिए इसमें क्या होता है कि अंडाशय के अलावा फूल का जो अलग अलग पार्ट होता है, अंडाशय के अलावा जो फूल का अलग अलग पार्ट है, जैसे कि सीपल है, पिटल है, एंड्रोसियम है, ठीक है, थैलमस है, इन सब, ये सब भी क्या करता है, फल बनाने में भाग ले लेता है अंडाशय के अलावा। अंडाशय तो है ही, उसके अलावा वो भी। तो ऐसे फल को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, या इसको हम लोग आभासी फल बोलते हैं। जैसे कि सेब है, अखरोट है, स्ट्रॉबेरी है, ये सभी फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ये सिर्फ अंडाशय से नहीं बने हैं, सिर्फ ओवरी से नहीं बने हैं, बल्कि इसमें पौधे के, फूल के कुछ अलग भाग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ये आभासी फल है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए बात करते हैं ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट कहने का मतलब क्या होता है, शुष्क फल। क्या, शुष्क फल होता है। तो ड्राई का मतलब आपको क्या लग रहा है, ड्राई का मतलब लग रहा है सूखा, जिसको दांत में रखे तो वो टूटे ही नहीं जल्दी, है ना। तो वही ठीक है, वही उसी तरह का। तो देखिए फल भित्ति एक परत की ही होती है। फल भित्ति जो है, जो पेरिकार्प है, वो सिर्फ एक परत का होता है ड्राई फ्रूट में। क्लियर है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा कड़ा होता है ना। तो ये कड़ा होता है। देखिए उदाहरण में आपको सरसों हो गया, मूंगफली हो गया,
है ना। कभी दबा के देखें मूंगफली को, दबा के देखिएगा। तो ये क्या होता है, ये सब बहुत हार्ड होता है। तो ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब सूखा होता है, इसमें पानी ना हो। अब पानी नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और वैसे दूसरा डेफिनेशन क्या है कि फल भित्ति जो है इसका एक ही परत में होता है, ठीक है। उदाहरण में सरसों है, मूंगफली है, बहुत सारा। अखरोट मैंने यहाँ पर लिखा था कहीं, ठीक है। अखरोट भी क्या है, वो ड्राई फ्रूट ही है। काजू ड्राई फ्रूट ही है, ठीक है। ये सारे, अब देखिए ड्राई फ्रूट भी है, अखरोट ड्राई फ्रूट तो है ही, और फल फ्रूट भी है ना। ऐसा नहीं है कि जो ड्राई फ्रूट है वो दूसरा नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। चलिए अब फ्लेशी फ्रूट की बात करते हैं, यानी कि गुद्देदार फल की बात करते हैं, है ना। और जो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, कौच 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 करके हम लोग एकदम खा लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुद्देदार फल, या इसको हम लोग फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। जैसे आम है, लीची है, एकदम गुद्दा रहता है उसमें। तो गुद्देदार फल को हम लोग फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। इसमें जो फल भित्ति होती है वो 3 परत में विभाजित हो जाती है, ठीक है। 3 परत में फल भित्ति विभाजित हो जाती है, एपीकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प, है ना। ये फल है आपका, ये जो है वो 3 लेयर में विभाजित होता है। सबसे बाहर वाला एपीकार्प, उसके बीच वाला मेजो, और सबसे अंदर वाला जो है इंडोकार्प, ठीक है। तो ये 3 परत में विभाजित हो जाता है। अब देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं, अमरूद है, आम है, संतरा है, लीची है, जो हम लोग खाते हैं गुद्दे की तरह जो लगता है, वो सभी क्या है, फ्लैशी फ्रूट। क्लियर हो गया, समझ गए आप। चलिए, तो ये सभी हो गए फल के प्रकार। फल की परिभाषा भी आप समझ गए कि फल पका हुआ अंडाशय है जो फाइटो हार्मोन की सहायता से बनते हैं। अच्छा, जो बिना फाइटो हार्मोन की सहायता से बन जाए उसको फल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या वो फल है? और क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, किसी पौधों में, किसी प्रजाति में ऐसा भी होता है कि बिना फाइटो हार्मोन से ही क्या होता है, फल बन जाता है। अब देखिए ये जो फाइटो हार्मोन निकलता है वो निकलता कब है? ये क्या निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाता है फूलों में, जब निषेचन हो जाता है, बीजांड जो है वो बीज बदल जाता है, तो निषेचन के बाद, सामान्यतः निषेचन के बाद फाइटो हार्मोन निकलते हैं। तो निषेचन के बाद ही सामान्यतः क्या होता है कि अंडाशय से फल बनता है। लेकिन किसी पौधों में क्या होता है, जैसे कि केला हो गया, अनानास हो गया, इनमें क्या हुआ था कि निषेचन होने ही वाली थी, निषेचन शुरू होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, फाइटो हार्मोन निकलना शुरू हो गया। निषेचन होने से पहले ही फाइटो हार्मोन निकलना शुरू हो गया। तो बताइए कि बिना निषेचन का फल बनेगा कि नहीं? बन जाएगा भाई, है ना। बिना निषेचन का ही क्या हो जाएगा, फल बन जाएगा, अगर क्या हो जाए, निषेचन से पहले ही फाइटो हार्मोन निकल जाए, क्योंकि सारा का सारा खेला जो है वो इसी पर निर्भर है। तो केला में और अनानास में क्या होता है कि निषेचन से पहले ही ये फाइटो हार्मोन निकल जाता है, जिसके कारण इसमें निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन के ही ये फल बन जाते हैं, समझ गए। तो ऐसे फल को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या अनिषेक जनित फल, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, यानी अनिषेक फलन। तो याद रखिएगा कि पार्थेनोकार्पी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ सकता है आपसे कि ये क्या चीज़ है। तो निषेचन से पहले फाइटो हार्मोन का निकलना और अंडाशय का फल में बदल जाना, निषेचन के बिना फल में बदल जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं इस प्रक्रिया को। और उस फल को क्या बोलेंगे, जैसे केला है, अनानास है, इन सब फल को क्या बोलेंगे, तो इसको हम अनिषेक जनित फल बोलेंगे। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप देखिए बीज भी खत्म हो गया आपका, फल भी खत्म हो गया, और उससे पहले एक और टॉपिक आपका जो है आज खत्म हो गया। अब चलिए, लगभग ये टॉपिक 99% खत्म हो गया। 1% जो फालतू चीज़ सब है चैप्टर में, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी नहीं है, हालांकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बता दूं। तो अगले क्लास में वो सारा चीज़ आपको हम बता देंगे। आधा घंटा जो है, 30 मिनट तो लगेगा भी नहीं, 10-15 मिनट का वो काम है, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि आपका ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है मात्र 5 क्लास में। कितने क्लास में? मात्र 5 क्लास में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, जो कि कम से कम 15 दिन चलता है। तो आप लोग बोलते थे ना कि सर 100 दिन के अंदर सिलेबस कैसे ख़त्म होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा। और इन सब का यदि आपको नोट्स और PDF लेना है और कंप्लीट आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स करना है, तो आप 199 रुपये का जो हमारा पेड कोर्स है उसको आप ज़रूर खरीदें। मात्र 199 रुपये में पूरा का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। 199 रुपये का क्या महत्व है समझिए। 199 में तो आपको कोई PDF भी नहीं देगा, हम आपको वीडियो लेक्चर देंगे, लाइव लेक्चर देंगे, साथ ही आपको PDF दिया जाएगा। PDF के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तैयार करके आंसर के साथ आपको दिया जाएगा।
तो इतना सब 199 रुपये में मिलता है, तो लेने में क्या आपको ये है, ठीक है ना। 199 तो मैं समझता हूँ कोई महत्व ही नहीं है आज के टाइम में। क्लियर है। तो चलिए, वैसे आपकी मर्जी है जो आप चाहे। चलिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।